हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आज इस मॉड्यूल में मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रिकॉशंस विच शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग दिस सब्जेक्ट इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूं। वैसे तो जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशंस तो हर जगह जिंदगी में हुआ करती हैं, लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यूजफुलनेस क्या है। मुझे याद आता है बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन हुए हैं किंग। उनका कहना है द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट ओनली इन द हैंड्स ऑफ दोज हु अंडरस्टैंड्स इट्स प्रॉपर यूज। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कोई भी दिक्कत सब्जेक्ट के साथ नहीं है। इसकी लिमिटेशंस को भी आप ओवरकम कर सकते हैं कुछ सावधानियां बरत के। इसके बारे में जो बातें कही गई हैं इसके डिस्ट्रस्ट से रिलेटेड, दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइस, उन सारी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए आप अपने सर्विस को कंडक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप करेक्टरिस्टिक्स के जरिए इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो उन लोगों के साथ है जो इस सब्जेक्ट को गलत मंशा के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इस सब्जेक्ट की लिमिटेशंस क्या हैं। इससे मुतल्लिक जब हम बात करते हैं अविश्वसनीयता की, डिस्ट्रस्ट की, उसके बारे में स्टैटिस्टिशियंस ने क्या कहा है और ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं जिससे ये सब्जेक्ट के अंदर जो भी नॉलेज छिपी है उसका हम सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं ये मॉड्यूल। चलिए स्टूडेंट, समझते हैं आज का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपके लिए 3 चीजें इंक्लूड की हैं। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, जिसको हम हिंदी में सीमाएं या कठिनाइयां बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अविश्वसनीय डिस्ट्रस्ट के क्या क्या रीजन है, क्यों स्टैटिस्टिक्स पे डिस्ट्रस्ट किया जाता है। इसमें हम कई फेमस स्टैटिस्टिशियंस के कोट्स को भी पढ़ेंगे और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए इस सब्जेक्ट को यूज करते समय। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने लिखा है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पॉइंट्स को हमेशा क्रैम करना चाहिए, रट्टा लगाना चाहिए, और पॉइंट्स के जो बीच की थ्योरी होती है, एक कॉमर्स के स्टूडेंट को इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो की पॉइंट्स के जरिए वो सारी थ्योरी को बिल्डअप कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। इसका मतलब, इसका की पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स केवल एग्रीगेट के साथ डील करता है और स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल आइटम्स पे तवज्जो नहीं देता। जो इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं या जो आइसोलेटेड फिगर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जो सिंगल फिगर्स होते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे कहूं कि क्लास में पढ़ने वाले लड़के राम की हाइट 4 फुट है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जब किसी प्रॉब्लम पे कन्फाइंड होता है तो वो ग्रुप स्टैटिस्टिक्स की बात करता है। जैसे अगर मैं यही कहती कि क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 4 फुट 5 इंच है, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। क्योंकि मैंने यहाँ पे मासेस की बात की है, मैंने यहाँ पे एग्रीगेट की बात की है। एक और एग्जाम्पल से इसको और समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2020 इज इतने रुपीस, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं पर कैपिटा इनकम को ओवर अ डेकेड डिस्कस कर लूं तो ये स्टैटिस्टिक्स है। तो आई होप ये आपको पॉइंट पहले वाला समझ में आया होगा कि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट के साथ डील करता है, इंडिविजुअल आइटम्स की बात नहीं करता। अर्चना भाटिया की सैलरी 2 लाख पर मंथ है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हरियाणा में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की एवरेज सैलरी 2 लाख है, ये स्टैटिस्टिक्स है। अब आगे बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या फर्क होता है। क्वांटिटेटिव फिनोमिना जो होते हैं,
जो क्वांटिटेटिव फिनोमिना होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, इनको आप मेजर कर सकते हैं। जो क्वालिटेटिव फिनोमिना होते हैं, क्वालिटेटिव फिनोमिना क्या होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, जैसे ब्यूटी एटसेट्रा, एफिशिएंसी। अगर आपने टीचर्स की एफिशिएंसी के बारे में बात करनी हो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डील नहीं करता, और अगर आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डील करना है तो फिर आपको क्वालिटेटिव फिनोमिनास को, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आपको, अगर आप नंबर के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर आप इसको नंबर में एक्सप्रेस करेंगे तभी इसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 हीरोइंस की मैंने आपसे बात की और मैंने ब्यूटी की आपसे बात की, तो ब्यूटी कैसा फिनोमिना है, क्वालिटेटिव, इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल नहीं लग सकता। अब बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन मैंने आपको कहा कि इन 10 हीरोइंस को आप रैंक कर दो ब्यूटी में 1 to 10, जो आपको सबसे सुंदर लगती है उसको 1 दे दो, नेक्स्ट को 2 दे दो, इस तरह से आप रैंकिंग कर दो। तो जैसे ही मैंने ब्यूटी को रैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया, नाउ इट बिकम्स कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिकल टूल लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, पहला की पॉइंट, जो क्वांटिटेटिव फिनोमिनाज होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ सम मेजरमेंट, इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स लगता है। जो क्वालिटेटिव फिनोमिनाज होते हैं, जैसे क्वालिटेटिव फिनोमिनाज आपके पास होते हैं ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, इनको जब तक आप कोई रैंक असाइन नहीं करेंगे, जब तक आप कोई स्कोर असाइन नहीं करेंगे, तब तक आप इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि जो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स होते हैं दे आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। हम मासेस की बात करते हैं, हम एग्रीगेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स की जो ऑन एवरेज बेसिस ट्रू होते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये लॉ ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह से नहीं है। लॉ ऑफ फिजिक्स का जो भी लॉ है या लॉ ऑफ केमिस्ट्री का जो भी लॉ है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, लोकेशन, कंट्री, हर जगह इसका आंसर सेम आएगा। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स के लॉज होते हैं दे आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने इंडियन वुमेन की एवरेज हाइट निकाली, इंडियन वुमेन की एवरेज हाइट निकाली 5 फीट 2 इंचेस, अगर मैं कहूँ कि इंडियन वुमेन की एवरेज हाइट 5 फुट 2 इंच है, तो क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि इंडिया में रहने वाली हर औरत 5 फुट 2 इंच की है? ये तो बात गलत है। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एवरी इंडियन वुमेन इज ऑफ 5 फीट एंड 2 इंचेस। तो जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो साइंस है, दिस इज लेस एग्जैक्ट इन कंपैरिजन टू नेचुरल साइंसेस। तो जब हम नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं, हम फिजिकल साइंसेस की बात करते हैं, तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो कम एग्जैक्ट है। Then come statistical laws are not exact as that of natural sciences. जब हम statistical laws की बात करते हैं तो वो इतने exact नहीं होते जैसे natural sciences के laws होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल से भी मैं आपको इस बात को समझाऊंगी। आप आगे जाके हायर क्लासेस में, पीजी क्लासेस में पढ़ेंगे कि एक होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, और एक होता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेगुलरिटी। ये जो जितने भी लॉज हैं जो इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर से रिलेटेड है, यानी आप सैंपल साइज बढ़ाते जाइए, इन सब चीजों के अंदर हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो सैंपल स्टैटिस्टिक है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के क्लोज आता जाएगा। एक और छोटे एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने क्लास में कहा कि जो लड़का है उसके प्रोबेबिलिटी पैदा होने की हाफ है और लड़की के भी पैदा होने की हाफ है, ऐसे ही बताते हैं ना। नेक्स्ट क्लास के एक स्टूडेंट ने आके मुझे कहा कि मैडम मैं तो अपने पूरे लोकेलिटी में हो आया, मेरी लोकेलिटी में तो लड़का पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 50% नहीं है, बल्कि मैंने जो 20 घरों का सर्वे किया उसके अंदर 14 घर ऐसे हैं
जिनमें लड़के हैं, यानी कि उसके हिसाब से लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 14/20 है, यानी 7/10। ये तो बहुत ही ज्यादा है। और लड़की पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। ये तो रिजल्ट इससे मैच ही नहीं कर रहा। तो मैम आपने कैसे कह दिया कि हाफ है? अब स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि अपने सैंपल साइज को, ये आपका सैंपल साइज था, इसको लार्ज कीजिए। जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो सैंपल से रिलेटेड स्टैटिस्टिक है, सैंपल से हमेशा स्टैटिस्टिक निकलते हैं, जो स्टैटिस्टिक है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के क्लोज जाता जाएगा। तो जो स्टैटिस्टिकल लॉज हैं वो नेचुरल साइंसेस की तरह एग्जैक्ट नहीं होते, प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। और जो चीज प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है उसमें एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी तो रहता ही है, वो पूरी सर्टेन हो भी नहीं सकती। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट रिजल्ट्स डिराइव्ड माइट लीड टू फैलेशियस कंक्लूजन्स। आपने रिजल्ट तो निकाल लिए, कई बार वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, है ना, मिसलीडिंग हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। आइए एक बड़े सुंदर से एग्जाम्पल से इस बात को देखें। ये दो लड़के थे क्लास में मेरी, अजय और यश। मैंने दोनों से कहा कि तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिल गए, मैथ्स के और स्टैटिस्टिक्स के, एवरेज कितनी है? एवरेज कैसे निकलती है? 50 + 50 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशंस 50, 0 + 100 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50। दोनों ने खड़े होकर कहा कि मैडम हमारी एवरेज जो मार्क्स एंड 2 सब्जेक्ट्स इज 50 है। अब अगर मैं ये बाकी चीजें ना देखूं तो क्या मैं मान के चलूं कि दोनों का जो कॉम्पिटेंस लेवल है, दोनों का जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो सेम है क्योंकि एवरेज सेम है? नो, चाहे दोनों की एवरेज सेम है, यहां पे अगर मैं ये रिजल्ट डिराइव करती हूँ कि सेम है तो ये मिसलीडिंग कंक्लूजन है मेरे पार्ट पे, ये मिसलीडिंग है क्योंकि यश तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और स्टैटिस्टिक्स में उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो ये मिसलीडिंग कंक्लूजन है, फैलेशियस है। अब ये 3 कंपनीज हैं। जब भी आप थ्योरी समझते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसको कहानी की तरह से समझने का प्रयास करिए क्योंकि पैराग्राफ में निट करना आपके लिए फिर आसान होगा। अब ये 3 कंपनीज थी, मैं और मेरी सिस्टर, है ना, ए मैं हूं, बी मेरी सिस्टर है। हम दोनों ने कंपनी के में इन्वेस्ट करना है, मान लो शेयर लेने हैं या हमने उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेने हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और भी सजेस्ट करना चाहती हूँ कि कॉमर्स के स्टूडेंट को हमेशा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। अब ये मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर है, हम इन तीनों कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हैं कि हम कहाँ पे पैसा लगाएं, चाहे इक्विटी खरीदें या कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्या करें। अब जो मेरी बहन है वो कहती क्या देखना है, ये मेरी सिस्टर कह रही है क्या देखना है, तीनों की एवरेज प्रॉफिट तो सेम है। लेकिन क्योंकि मेरा स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड है, मुझे तो गहनता से देखना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये थी पहली कंपनी, 30,000, 40,000, 80,000, इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है? इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये देखिए, ये ए कंपनी है। दूसरी कंपनी का प्रॉफिट स्टेगनेंट है, ये देखिए बी कंपनी है। और जो तीसरी कंपनी है, चाहे इसका एवरेज प्रॉफिट इन दोनों के बराबर है लेकिन ये तो डिक्लाइन पे है, ये देखिए इसका ग्राफ ऊपर से नीचे है। तो मुझे बताइए, मुझे पैसा किस कंपनी में 2026 में लगाना चाहिए? विच कंपनी इज सेफर फॉर मी? तो बीइंग having the knowledge of statistics, being knowledgeable about the subject, और इसका जो डीपर इनसाइट देखने के बाद मुझे क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि मुझे ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए जिसकी ग्रोथ अपवर्ड ट्रेंड में। तो कई बारी स्टैटिस्टिक्स के जो आप रिजल्ट निकालते हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं, फेलेशियस हो सकते हैं, तो केयरफुली स्टैटिस्टिक्स को आपको हैंडल करने की जरूरत है। देन कम्स लायबल टू बी मिसयूज्ड। जो स्टैटिस्टिक्स जैसा सब्जेक्ट है उसके ऊपर कई बारी ये भी कठिनाई आती है, सीमा आती है, इट इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। अब जो ग्रेट शॉर्टकमिंग है स्टैटिस्टिक्स की वो ये है कि कई बारी
हम इस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो हम एक्चुअल में बताना चाहते हैं, जो प्रूव करना चाहते हैं ट्रू है, वो एक्चुअल में ट्रू नहीं होता। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये एक ड्रॉबैक है कि हम इसके साथ क्या करते हैं, कई बार खिलवाड़ करते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ये भी इसकी एक तरीके से शॉर्टकमिंग है। देन डिफिकल्टी फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि डेटा होमोजीनस होना चाहिए। अगर डेटा होमोजीनस नहीं है, अगर डेटा हीट्रोजीनस किस्म का है, तो वहां पे कंपैरेटिव एनालिसिस करने में आपको दिक्कत आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लोकेलिटी में जो पेड़ों की हाइट है उसका कंपैरिजन मैं घर के बच्चों की हाइट से कर लूं, तो मैं नहीं कर सकती। इसी तरह से जो भी दो चीजें आपस में फिगर्स रिलेटेड हैं, हमें क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर देखना होगा, क्वांटिटेटिव डेटा में देखना होगा कि जो डेटा में यूनिट है उसके अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर डेटा होमोजीनस नहीं है तो फिर ये कंपैरेटिव एनालिसिस में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देगा। देन कम्स रिजल्ट डिराइव्ड मस्ट बी स्टडीड विद रेफरेंस। जो आपने रिजल्ट डिराइव करे हैं स्टैटिस्टिक्स के जरिए, उनका कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, है ना। मैंने आपसे कहा कि महंगाई कम हो गई, रेफरेंस पॉइंट इसका क्या है, कोई रेफरेंस पॉइंट तो मैं लूंगी। पीछे जैसे हम CII इंडेक्स की बात करते थे इनकम टैक्स में, 2001 था, अब सरकार ने उसको बढ़ा के आगे कर लिया है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि हाँ 2025 में इन्फ्लेशन का इंडेक्स बनस्पत टू 2020 इतना इंक्रीज किया, इतना उसमें इजाफा हुआ या इतना वो कम हुआ। सब्जेक्ट डिमांड स्किल्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन, ये भी इसकी लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसकी सबसे बड़ी सीमा ये भी है कि इसकी अपनी एक इनहेरेंट डिमांड है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, कंक्लूजन निकालता है, इन्फ्रेंसेस निकालता है, कोई बात बताता है जो सोसाइटी के काम की है, वो व्यक्ति खुद स्किल्ड होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और वो व्यक्ति बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति अनबायस्ड होना चाहिए। एंड स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी। सांख्यिकी की एक ये भी लिमिटेशन है कि दैट फेल्स टू गिव द एंटायर स्टोरी अबाउट एनीथिंग, पूरी पिक्चर नहीं बताता। स्टैटिस्टिक्स के बारे में आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने इसके डिस्ट्रस्ट की बात की है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? लैक ऑफ फेथ, डिसबिलीफ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट। हमें विश्वास नहीं है, अविश्वसनीय है, हमारा फेथ नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे प्रसिद्ध स्टैटिस्टिशियंस हुए हैं जिन्होंने डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेके बहुत सारे कोट्स दिए हैं। जैसे मैं आपको कुछ कोट्स बताती हूँ। एक बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन है डिज़रेली, वो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स झूठ, इंद्रधनुष है झूठ का, स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज। एक और स्टैटिस्टिशियन है मार्क ट्वेन, इनका भी कोट बहुत अच्छा है। वो कहते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी सांख्यिकी को उन्होंने झूठ की कैटेगरी के अंदर डाला है। ये भी कहते हैं डिज़रेली स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, कुछ भी प्रूव करा लो स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। ये वैरायटी ऑफ कोट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में बोले जाते हैं। लेकिन मार्क ट्वेन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। मार्क ट्वेन ने ये भी कहा है कि फिगर्स डू नॉट लाई बट लायर्स फिगर। आंकड़े, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, ये झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलते हैं उनको कहने वाले लोग। यानी जो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे उन लोगों के ऊपर है जो लोग इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने निजी फायदे के लिए और मिसयूज करते हैं। तो दिक्कत सब्जेक्ट के साथ नहीं है, दिक्कत सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ है। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट आपके लिए बनाया है जिसको मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से समझें कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। देखिए स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये हम मानते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट कैसा है? स्टैटिस्टिक्स को एक सिस्टमैटिकली पढ़ा जाता है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं।
टेस्ट भी बहुत सारे हैं, एडवांस टेस्ट हैं, स्मॉल सैंपल टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसकी नॉलेज अटेन करने में व्यक्ति को बहुत एफर्ट लगती है, बहुत दिमाग लगता है, समय लगता है, डेडिकेशन लगती है। और अगर ये टेक्निकल सब्जेक्ट आप इन एक्सपीरियंस्ड लोगों के हाथ में दे दें, तो इसका मतलब कंक्लूजन्स आपके पास कैसे आएंगे? मिसलीडिंग, जो डिस्ट्रस्ट का कारण बनेगा। अगर मैं एक लाइन में इस बात को बोलूं तो मैं कहूंगी, यदि स्टैटिस्टिक्स जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को इन एक्सपीरियंस्ड, अनस्किल्ड, इलिटरेट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके अप्रोच बायस्ड है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंक्लूजन्स निकलेंगे वो मिसलीडिंग होंगे, फ्लैशियस होंगे। अगला देखिए, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट प्रूव एनीथिंग। हम ये कह तो देते हैं, पर क्या इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को ब्लेम करें? क्या उनका दोष है? बिल्कुल नहीं। तो दोष किसका है? ये तो नॉलेज है, इसके टूल्स हैं। उन टूल्स का इस्तेमाल करने वाले लोग, स्टैटिस्टिक्स के ज्ञाता जो लोग हैं, उनके ऊपर ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, जैसे इन्वेस्टिगेटर के ऊपर जाती है। अगर इन्वेस्टिगेटर ने घर बैठे ही सारी डेटा को फिल कर लिया और उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स लगा दिया, तो रिजल्ट सही कैसे होगा? सत्य को स्थापित कैसे करेगा? और किस तरह से आप ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे? उसके बाद अगर आपने डेटा ऑब्टेन किया जो अधूरा है, गलत है, इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, तो इसका मतलब ऐसे लोग उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिसऑनेस्ट है, उनकी डेलिब्रेट मैनिपुलेशन का भाव है, जानबूझ करके, सब कुछ जानते हुए वो डेटा को इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू डिस्ट्रस्ट। तो डिफिकल्टी डज नॉट लाई विद द सब्जेक्ट, इट लाइज विद द पर्संस हु यूज दिस सब्जेक्ट। और जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप राइटली यूज करेंगे तो फिर ये आपको बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स दे सकता है। और अगर आप ब्लेम गेम खेलेंगे, सारे टूल्स के ऊपर डाल देंगे, तो ये गलत चीज है, क्योंकि आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को ब्लेम नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने अपनी बुक में भी इसको मेंशन किया है। बिजली का खंबा होता है, बिजली के खंबे का जो ऑब्जेक्टिव है, ध्येय है, वो लाइट देना है। और अगर कोई व्यक्ति उस बिजली के खंबे को सहारा लेने के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो यहाँ पे गलती उस व्यक्ति की है, बिजली के खंबे की नहीं है। तो जो चीज जैसे है, अगर उसको राइट पर्सपेक्टिव में आप इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे, उसको यूज करेंगे, तो सोसाइटी के लिए भी यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाना जरूरी है, क्योंकि जब हम लिमिटेशंस की और डिस्ट्रस्ट की बात करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, बीइंग अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स, की क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इंक्वायरी को, सर्वे को, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, और उसकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब भी आप कोई सर्वे करते हैं, आप सैंपल से कोई स्टडी करते हैं, और आप सैंपल की स्टडी के जरिए इन्फ्रेंसेस, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंक्लूड करना चाहते हैं, तो आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट की लिमिटेशंस हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मीनिंगफुल और रिलायबल रिजल्ट्स हैं, वो आने के लिए हमारा स्टैटिस्टिक्स पे विश्वास भी बढ़ेगा। जो रिजल्ट्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। दो क्वांटिटीज हैं, उनके ऊपर हम कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल लगा के उसका इंटरप्रिटेशन तो कर लेंगे, लेकिन वो दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स आपस में मीनिंगफुली कोरिलेटेड भी होने चाहिए। ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज से रिलेटेड हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट एक बहुत वंडरफुल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर सही हाथों में पड़ जाए तो वंडर्स क्रिएट कर सकता है, और अगर इसके सोच के पीछे हमारी गलत मंशा हो और मैनिपुलेशन का हमारे साथ भाव हो, तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट उस प्रकार के रिजल्ट्स हमें नहीं दे पाएगा। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए। तो स्टैटिस्टिकल डेटा को मीनिंगफुली आपको रिजल्ट्स तक पहुंचना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, जरूर समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, डाउट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।
ज़रूर मुझे बताइए। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, अपने राउंड अबाउट 38 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद रिटायरमेंट के समय में केवल यही चाहती हूँ कि प्रभु ने जो मुझे नॉलेज दी है उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स आसान लगे, अच्छा लगे, इसमें आप वंडर्स क्रिएट कर सकें। और स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कई प्रकार के करियर ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस नंबर को नोट कीजिए, इस नंबर पे कोई भी कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स बताइए। और मुझे भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, आई एम ओपन टू सजेशन, बिकॉज लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। वही व्यक्ति कामयाब होता है जो मरते दम तक अपने आप को एक स्टूडेंट के मोड में रखता है और लर्निंग के साथ जुड़ा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। और थैंक यू कहने से पहले एक शेर आपकी नज्र। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना तो उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिलें उसी को मिलती हैं जो नजरों से तूफान देखता है। मंजिलें उसी को मिलती हैं जो नजरों से तूफान देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।